गुड मॉर्निंग क्लास। आप सबका स्वागत है स्टडी पोर्टल पर। और स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे थे साइंस के अंतर्गत हम फिजिक्स व केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं बारी बारी करके, ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे KVS, NBS, DSSB और आपका बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है और वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ के साथ प्रिंटिंग नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपने तैयारी को और धार देना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रिंटिंग नोट्स को आप ले सकते हैं। और उसके लिए ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी की, ठीक है। तो अभी तक हमने फिजिक्स में मापन पढ़ लिया है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़ लिए। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एक नया चैप्टर, वो है बल या फोर्स। बल या फोर्स, ठीक है ना। तो जो बल है वो क्या होता है, या फोर्स जिसको कहते हैं, किसी भी वस्तु की जो आपकी विराम की स्थिति अथवा गतिमान स्थिति में परिवर्तन करने के लिए लगाए जाने वाला कोई भी बाहरी बल जो है वो क्या कहलाता है आपका। किसी भी लगने वाला जो बाहरी धक्का या खिंचाव है उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी कि अगर आपको वस्तु को विराम से गतिमान अवस्था में ले जाना है या गतिमान अवस्था से विराम अवस्था में लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक विशेष प्रकार के धक्के या खिंचाव की जरूरत होगी और उसी को हम क्या कहते हैं, बल या फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है फोर्स। तो मैंने आपको न्यूटन के द्वितीय नियम में भी बता दिया था कि जो बल है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, या द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको मैं न्यूटन सेकंड लॉ में बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट है या मात्रक जिसको आप कहते हैं वो क्या था, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना। तो ये हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में पढ़ चुके हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन और वो मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका बल। आज हम इसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे बलों के प्रकार, ठीक है। तो टाइप ऑफ फोर्सेस, तो बल जो है मेनली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपने कई बार सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण या जिसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा स्थिर विद्युत फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है आपका क्षीण बल या जिसको हम कहते हैं वीक फोर्स। और चौथा होता है प्रबल बल जिसको आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप से विभाजित होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो ये है आपके टाइप ऑफ फोर्स। अब हम एक एक करके देख लेते हैं सब, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, कोई भी दो बॉडीज के बीच उनके अपने ही भार के कारण लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कैसे, मतलब अब जैसे अगर सपोज मैं बोलूं कि ये एक केजी का एक कोई बॉडी है, पिंड है, और ये भी 1 kg का एक पिंड है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो कि है कितने के बराबर होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इतना इनके बीच में फोर्स या बल लग रहा होता है। लेकिन चूंकि क्या है, ये जो बल है ये बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत कम है, तो इस वजह से ये दिखाई नहीं देता है, या इनमें कोई भी अंतर नजर नहीं आता, या ऐसा नहीं दिखता है कि ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं 1 kg की बॉडीज को बड़ा कर दूं और इसको एक पूरे ब्रह्मांड के बराबर मान लूं, तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारे ब्रह्मांडीय पिंड है जैसे कि सूर्य, तारे, हमारे जितने भी ग्रह हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपने ही भार के कारण। तो वो क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स के कारण आप देखते हैं कि हमारे जितने भी ग्रह हैं वो, जैसे कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो वो क्या कारण है कि जो ये हमारे इनकी जो ऑर्बिट है वो चेंज नहीं होती है और वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, क्योंकि दोनों जो पिंड हैं वो आपस में एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बांधे हुए रखते हैं या अट्रैक्ट किए हुए रखते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से जो बड़ी बॉडीज हैं उसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स साफ रूप से दिखाई देता है। अब अगर ये दो पिंड हैं, इन दो पिंडों में एक पिंड अगर मैं चेंज करके पृथ्वी मान लूं, ठीक है, अर्थ को मान लूं, तो उस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी या गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जिसके जो आपने सुना है कि न्यूटन का प्रयोग था कि सेब उसके ऊपर गिरा, जिससे उसे पता लगा कि फिर जो चीजें हैं वो नीचे ही क्यों आती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती हैं। यानी कि उसके बाद किस चीज की खोज की, ग्रेविटी की खोज की, कि बिकॉज ऑफ गुरुत्व या ग्रेविटी हर वो चीज जो हम क्षितिज से ऊपर की ओर फेंकते हैं वो नीचे वापस लौटकर पृथ्वी की तरफ आती है। तो वो भी क्या है, एक तरह से गुरुत्वाकर्षण ही है, लेकिन उसमें एक जो पिंड है वो चेंज होके क्या हो जाता है, एक बॉडी हम पृथ्वी को मान लेते हैं और दूसरा कोई भी दूसरी बॉडी जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये गुरुत्वाकर्षण होता है। अब इसके संबंध में जो लॉ दिया है वो किसने दिया है, न्यूटन ने। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो न्यूटन है उसने ग्रेविटी के लिए एक नियम दिया था। उसने बोला कि अगर कोई भी दो पिंड हैं, सपोज m1 m2, और वो एक निश्चित दूरी डिस्टेंस r पर रखे गए हैं, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब क्या है इसका मतलब, जैसे कि मैं ये एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है, या बॉडी जिसको कहते हैं हम, कोई भी दो बॉडीज हैं, इसका जो मास है वो m1 है और इसका m2, और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ के अनुसार जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F है वो इक्वल टू होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 इंटू m2, यानी कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और F जो है अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच की डिस्टेंस की, यानी 1/r²। ठीक है, तो
यानी कि उसके जो बीच की दूरी है इसके स्क्वायर के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये। अब मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं ताकि सही। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और f आप जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक कांस्टेंट लिया जाता है। तो g यहां पर कांस्टेंट लिया जाता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है ये निकल के आ गया है किसके लिए, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिए। जहां पर जो g है ये क्या है, इसको ये कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी वैल्यू इसकी होती है। यहाँ पर जो g है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिसकी वैल्यू होती है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये न्यूटन ने नियम दिए हैं कि जब भी दो बॉडीज जो कि m1 m2 और r डिस्टेंस पर रखी गई हैं तो वो क्या होगा, उनके जो मास है उनकी मल्टीप्लिकेशन के आपके प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम दिया है। तो इस तरीके से हमने बल का जो पहला प्रकार है या गुरुत्वाकर्षण उसको कहते हैं वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप्स जो है वो है विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगेन ये जो विद्युत चुम्बकीय बल है ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल। स्थिर विद्युत बल या इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इसको सिंपली चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है। तो क्या है भाई ये, इसमें क्या अंतर है, स्थिर जो विद्युत बल है इसको अलग से ही समझना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो जो पहला वाला है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल। ये किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला है, मतलब कोई भी चार्ज है जैसे Q1 और ये Q2, इनके बीच जो है वो एक फोर्स काम करता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और वो ये जो चार्ज हैं ये Q1 और Q2 ये कैसे भी हो सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या ये नेगेटिव या एक पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि ये चार्ज किसी भी प्रकार के हों लेकिन इनके मध्य हमेशा एक क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स, तो इसमें क्या होगा कि किन्हीं भी दो जो मैग्नेट्स हैं उनके जो ध्रुव हैं उनके मध्य लगने वाले जो बल है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। आप कोई भी अगर चुंबक लेते हैं तो वो इस टाइप का होता है, उसका जो एक साइड होता है वो उसको कहते हैं नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं साउथ पोल। फिर अगेन ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो आप देख सकते, आपने व्यवहार में भी कभी चुंबक को देखा होगा बचपन में तोड़ के,
तो एक साइड से तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जबकि अगर दूसरी साइड से घुमा दिया जाए तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। होते कि नहीं होते? क्योंकि अगर उसके जो ये सेम साइड है, साउथ साउथ पोल, अगर ये नजदीक लाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। वहीं अगर दोनों इस प्रकार से लाए जाएंगे नजदीक, देखा जाए, देखो अगर यहां नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और ये साउथ, और यानी कि अपोजिट जो पोल अगर नजदीक लाए जाएंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, किन्हीं भी दो ध्रुवों के मध्य काम, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य काम करने वाला बल है। ठीक है ना, तो समझ गए आप। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, विद्युत चुंबकीय बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर विद्युत चुंबकीय और दूसरा आपका चुंबकीय बल। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दुर्बल व प्रबल बल। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रबल बल की या स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया है केमिस्ट्री में कि ये आपका न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये आपकी ऑर्बिट्स होती हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस जो कि क्या होता है, उदासीन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो जो इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा होता है, काफी मजबूत फोर्स होता है, बल होता है, जो कि इनको क्या करता है, इस यहाँ पर बांधे हुए रखता है। तो उसी फोर्स को हम कहते हैं प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो कि न्यूक्लियस या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधे हुए रखता है या उनको जकड़ के रखता है, उनको एक साथ रखता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप समझ चुके हैं प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स। नाउ एक इसमें अब जो है दुर्बल बल, ये थोड़ा क्रूशियल है। ठीक है, इसको क्योंकि इसमें उन्होंने जो दुर्बल बल या वीक फोर्स, ये नॉर्मल तत्वों में नहीं बल्कि ये रेडियो एक्टिव तत्वों के में प्रदर्शित होता है। रेडियो एक्टिव। अब आप कहेंगे ये रेडियो एक्टिव क्या होता है। रेडियो एक्टिव कई बार आपने सुना होगा। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसका मतलब होता है कि ऐसे तत्व जो कि लगातार क्या करते हैं, रेडिएशन को निकालते हैं, यानी कि उन तत्वों से लगातार कुछ ना कुछ किरणें क्या होती हैं, निकलती रहती हैं, वो कंटिन्यूस बेसिस पे, और बहुत सारी किरणें होती हैं, जैसे अल्फा गामा बीटा इस तरीके की किरणें होती हैं। तो वो एक्चुअली में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे होते हैं, जो कि आप उनको अल्फा बीटा गामा नाम देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उनमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी बीटा कण निकलता है, बीटा पार्टिकल्स, बीटा कण। तो जो बीटा कण है वो एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो वो कैसे निकलता है रेडियो एक्टिव तत्व से, उसके लिए एक न्यूट्रॉन आपस में टूटता है। जैसे मैं आपको लेता हूं 0n1, ये एक न्यूट्रॉन है, और ये जो न्यूट्रॉन है ये टूटेगा कैसे, सबसे पहले एक प्रोटॉन में प्लस एक बीटा कण, एक बीटा कण जो कि एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, और तीसरा एक और पार्टिकल निकलता है, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है ना, उसको गामा से डिनोट करते हैं, गामा एंटी न्यूट्रिनो। तो भाई जो बीटा पार्टिकल है जो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होता है वो तो निकल जाएगा रेडियो एक्टिव डिके में, और बाकी जो बचे हुए प्रोटॉन और ये आपका एंटी न्यूट्रिनो है, इनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, और वो जो इंटरेक्शन है वो हालांकि बहुत वीक होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। तो वो जो इनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन है वही क्या है, वीक फोर्स या दुर्बल बल है, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है लेकिन होता है। ठीक है ना, और उसी को हम वीक फोर्स कहते हैं।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो जब टूटेगा वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल्स और एंटी न्यूट्रिनो में टूटेगा, और जो एंटी न्यूट्रिनो है वो अगेन प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा, जिसके कारण से ये वीक फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक हो गया है ना। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है घर्षण बल। घर्षण बल जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। तो घर्षण बल आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन आपको प्रॉपर इसके डेफिनेशन में बता देता हूं कि जो घर्षण बल है वो क्या होता है, किन्हीं भी दो सतहों के मध्य जो कि आपस में एक दूसरे के संपर्क में है उनके बीच में लगने वाला ये क्या है, विपरीत बल है, जो हमेशा जो जिस दिशा में गति होती है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना। तो इसका मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, दो सतह या सरफेस जो आपस में संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो के मध्य लगने वाला बल जो सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना। जिस दिशा में गति होगी, जैसे इस दिशा में गति होगी तो ये विपरीत दिशा की तरफ कार्य करेगा घर्षण बल। ठीक है ना। तो ये है आपका घर्षण बल और फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम इसके कुछ टाइप देख लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसको तभी हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो भाई जो घर्षण बल है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है घर्षण बल। पहले प्रकार का होता है स्थैतिक घर्षण, या जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा कहते हैं सर्पी घर्षण। ठीक है। और तीसरा होता है आपका रोटनिक घर्षण। ठीक है। इसको कहते हैं आप, सर्पी को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसको कहते हैं आप रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, आपका फ्रिक्शनल फोर्स को डिवाइड करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। देख लेते हैं एक एक करके क्या होता है। स्टैटिक जो फ्रिक्शन है या स्टैटिक स्थैतिक नाम से ही लग रहा है, तो ये किन्हीं भी दो सरफेस के मध्य काम करेगा यदि हम एक सरफेस को दूसरे के ऊपर चलाएं लेकिन उसमें कोई भी गति ना हो। समझ गए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं इसमें, अगर मैं किसी ऐसे बक्से को खींच रहा हूं या एक ऐसे बैग को खींच रहा हूं जो कि काफी भारी है और हमें किसी फर्श पर इसको रगड़ रहा हूं लेकिन मेरे से ये हिलता ही नहीं है, यानी मैं इसको खींचने में असमर्थ हूं, तो इसका मतलब उन दोनों हमारे उस बैग या बक्से और उस फर्श के मध्य जो बल काम कर रहा है वो कौन सा घर्षण है, स्थैतिक घर्षण। समझ गए। क्योंकि स्थैतिक जो घर्षण है वो लगने वाले बल के बराबर ही होता है, तो इस वजह से क्या होगा, वो चीज हमारी मूव नहीं हो पाएगी, हम उसको नहीं खिसका पाएंगे। समझ गए। यानी कि ठोस सतहों के मध्य इसने काम किया। अब सेकंड पे चलते हैं, सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन उन दो सतहों के मध्य काम करेगा जबकि एक सतह दूसरी, अगर कोई चीज हम किसी सतह पर खींच रहे हैं
है ना, हम उसको सतह पर खींचने में समर्थ हैं, तो उनके मध्य उस स्थिति में जो काम कर रहा होगा वो है सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि अगर हमें पकड़ के किसी चीज को खींच के ले जाता हूं और वो सक्षम है, मैं उसको खींचने में सक्षम हूं, तो वो क्या होगा, जिस दिशा में मैं उसको खींचूंगा उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या होगा, एक बल काम करेगा, और वो बल कौन सा होगा, सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। सिंपल। इसी प्रकार लोडनिक घर्षण। लोडनिक घर्षण जब एक जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है ना। जैसे कि अगर कोई टायर लुढ़क के आ रहा है कहीं से, कोई पत्थर ऊपर से आ रहा है, चट्टान से आ रहा है, तो आपने देखा है कि जब वो चट्टान से आता है तो उसके अंदर कितनी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कितना वो फोर्स से आता है। तो वो क्या है, उसका कारण क्या है, लोडनिक घर्षण जो है वो कम होता है अपेक्षाकृत स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के घर्षण होते हैं। ठीक है, अब घर्षण के बारे में कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, जो कि मैं लिखा देता हूं आपको, जो आपको नोट करनी है। तो जो नोट है, पहला नोट ये है कि घर्षण बल जो है, घर्षण बल सतहों या सरफेस की जो प्रकृति है या नेचर है पर निर्भर करता है, ना कि एरिया या क्षेत्रफल पर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो घर्षण बल है वो हमेशा क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा इस चीज पर कि जो दोनों स्लाइडिंग सरफेस या जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है वो किस प्रकार के नेचर के हैं, वो रिजिड हैं, वो सॉफ्ट हैं, वो चिकने हैं, किस तरह के। न कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन कितना जो क्षेत्रफल है वो आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। यानी कि एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उन दो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है। दूसरा, इसमें एक वो भी याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो तीनों जो घर्षण बल है उसमें सबसे अधिक या सबसे ज्यादा जो लगता है वो है स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन, और सबसे जो कम लगेगा वो लगेगा आपका कौन सा, जाहिर सी बात है, लोडनिक घर्षण। ठीक है, सबसे अधिक जो लगेगा वो है स्थैतिक घर्षण, और सबसे कम जो लगेगा वो है लोडनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये है। अब इसमें एक और चीज है तीसरी, वो है कि क्रम क्या होगा। तो क्रम सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, ठोस और ठोस। यानी कि दोनों अगर सॉलिड सॉलिड है तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। दूसरा होगा ठोस, सॉरी, दूसरा होगा द्रव। द्रव यानी कि लिक्विड, अगर लिक्विड है दोनों तो उसमें अपेक्षाकृत कम फ्रिक्शन होगा। और तीसरा होगा हवा और ठोस। आप जानते हैं कि हवा में भी फ्रिक्शन होता है ना। हवा जब चलती है तो वो क्या करती है, कहीं जो पहाड़ों को काटती है, कहीं पेड़ों को गिरा देती है, तो वो किसके कारण है, हवा के फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, कटान होता है, अपर्दन होता है। तो हवा और ठोस का जो अपर्दन है वो अपेक्षाकृत सबसे कम होता है तीनों चीजों में। ठीक है ना, तो ये आपका फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीजें याद रखने वाली। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे कि क्या फ्रिक्शन के कोई लाभ हैं। यहां पर हम नोट किया था ना कि लाभ व हानि। तो लाभ क्या होते हैं, लाभ, तो लाभ यानी बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं कि फ्रिक्शन होने के कारण ही हम क्या करते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं। जब अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, या हम चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम जमीन को धक्का दे, हमारे पैरों से जमीन पे धक्का लगता है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर हम किसी चिकनी सतह पे चल रहे हैं जहां पर कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो वहां पर हम
चल ही नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ही आपका पाँव केले के छिलके ऊपर पड़ता है तो आप फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, फ्रिक्शन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है कि ये एक लाभ है एक तरह से जो फ्रिक्शन है। ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं घर्षण से क्या लाभ है, हाँ तो वही है, पहिए जो आपके चलते हैं, पहला तो जो है वो मनुष्यों को चलने में सहायक, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या होता है, सड़कों पर पहिए के चलने में सहायक। यानी कि अगर आप देखें कि अगर फ्रिक्शन समाप्त कर दिया जाए और चिकनी सतह पर सड़क को गाड़ी को चलाया जाए, या टायर जो है उनके बीच में जो खांचे बने होते हैं उसको मिटा दिया जाए और टायर को एकदम गंजा कर दिया जाए, तो क्या होगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और गाड़ी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। आपने देखा होगा पुराने टायर में इस तरीके की चीजें होती हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, चेंज करवा देते हैं, बदलवा देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये है आपके लाभ। इसके बाद कुछ होती है इसकी हानियां क्या होती हैं? हानियां होती हैं कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, चीजें घिसती हैं। क्योंकि जब दो चीजें चलेंगी, जब कोई भी मशीन है वो क्या करेगी, आपस में ऐसे काम करती रहेगी, फ्रिक्शन होती रहेगी, जिसके कारण उसमें क्या होगा, टूट फूट होती रहती है और वो घिसती भी रहती है टाइम टू टाइम। तो ये इसका नुकसान है। तो इस तरीके के नुकसान, या मशीन जैसे आपके इंजन होते हैं, इंजन जैसे जो पिस्टन होता है वो घिसता है, कई बार इंजन में आग भी लग जाती है गर्म होने के कारण। तो ये इसके कुछ नुकसान है फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन जो है या घर्षण है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट्स यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि सॉफ्ट बनाएगी सतह को, जैसे कि ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, इस तरीके की चीजें है ना, जो क्या करती है, जो सॉफ्ट कर देती है सरफेस को और उसके बाद फ्रिक्शन को कम करती है। और जो आपने देखा होगा घरों में शटर होते हैं उसके बीच में हम डालते हैं ग्रीस को, क्यों, ताकि फ्रिक्शन कम हो और शटर आसानी से मूव हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये घर्षण बल हमने पूरी तरीके से पढ़ा। इसके लाभ हानि ये सब चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्रीय बल, या इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई, कोई भी जो वस्तु है जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है उसका अंदर की तरफ क्या करना, एक फोर्स का अनुभव करना, केंद्र की तरफ, हमेशा वो एक केंद्र की तरफ फोर्स का अनुभव करेगी। जैसे ये एफ ठीक है, ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रही होगी राउंड में, तो वो क्या करेगी, अंदर की ओर एक दबाव का महसूस करेगी, अंदर की ओर खींचना महसूस करेगी, और उसी फोर्स को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मतलब सपोज कोई हम रस्सी है उसकी एक साइड पत्थर को बांध देते हैं, तो उस पत्थर को हम जब घुमाते हैं तो क्या होता है, हमें लगातार अंदर से एक मजबूत फोर्स से उसको घुमाना होता है, ताकि क्या हो, जो डोरी है वो प्रॉपर तनाव हो, उसमें खिंचाव हो और वो घूमे, है ना, और तभी उसकी वृत्ताकार गति संभव है। और जिस टाइम पर हमने क्या किया, जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो वो क्या करेगा, अपना वृत्ताकार जो पथ है उसको छोड़ देगा और इस प्रकार से टेंजेंट की दिशा में क्या करेगा, चला जाएगा पत्थर। क्यों, वृत्ताकार मार्ग जो उसका खत्म होने का कारण क्या हुआ, कारण सिंपल है कि भाई जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो हम अपने हाथ से उसको दे रहे थे, और जैसे ही हमने उसको देना बंद किया तो वो खत्म हो गया। ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल मैंने अभी आपको जो बताया था कि जो पृथ्वी है वो लगातार हमारे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, या हमारा जो ग्रह चंद्रमा है ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों,
ये ग्रेविटी के कारण घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, जिसके कारण जो उपग्रह है वो हमेशा एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो वो अपनी कक्षा को छोड़ देगा, ठीक है ना, और वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल काम करता है, ठीक है। तो ये है अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला भी होता है, फोर्स जो है, अगर ये मैं मान लूँ कि ये फोर्स F काम कर रहा है और यहाँ पर रेडियस R है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है F बराबर mv/r², mv/r², ठीक है, mv²/r, सॉरी, mv²/r, जहां पर v क्या है, v वेलोसिटी है उस वस्तु की या उस ऑब्जेक्ट की जो घूम रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बात कर दी अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब हम इसी से मिलते जुलते इसी के भाई की बात करेंगे, ठीक है, जो कि जिसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये ठीक अभिकेंद्रित बल के विपरीत दिशा की तरफ यानी कि बाहर की तरफ काम करता है, ठीक है। ये आपका F, ये 0 सेंटर है और ये इस तरीके से फोर्स बाहर की तरफ काम करता है ना। यानी कि ठीक जो अभिकेंद्रीय बल है उसके ठीक विपरीत ये दिशा में बाहर की तरफ काम करता है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके कारण क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक छद्म बल या स्यूडो फोर्स। छद्म क्यों, ये छद्म बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वास्तव में कोई बल है ही नहीं, लेकिन ये महसूस होता है हमें बिकॉज ऑफ इनर्शिया या जड़त्व के कारण। जैसे कि अगर मैं किसी मोड़ में गाड़ी से जा रहा हूं, अचानक मुझे यू टर्न लेना है, ऐसे ये जा रहा हूं और अचानक यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेते ही जैसे ही मैंने गाड़ी घुमाई तो हम जो यात्री हैं वो ठीक जिस दिशा में गाड़ी को बाएं घुमाएंगे तो दाएं की तरफ उन पे क्या होता है, झटका महसूस होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, आपने देखा है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जब जिस दिशा की तरफ हम जा रहे होते हैं तो बॉडी हमेशा उसी तरफ जाती है और वो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो चूंकि ये ऐसे जा रही है और अचानक से कार यूं मुड़ गई, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी तो उसी दिशा की तरफ जाने की है। इस कारण से जब ये कार दूसरी तरफ को मुड़ेगी या उसमें यू टर्न लेगी तो हमारी बॉडी जो है वो एक झटका महसूस करेगी और उस तरफ को टर्न हो जाएगी। तो वास्तव में क्या हुआ, ये जड़त्व के कारण हमें एक बल महसूस हुआ और हमें लगा कि ये कोई क्या है, बाहर की तरफ हमें एक झटका या बल महसूस हो रहा है। तो ये इसीलिए इसको छद्म बल कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तव में क्या है, जड़त्व के कारण अनुभव होने वाला बल है, वास्तव में ये कोई बल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इससे इसको अपकेंद्रीय बल या आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसके कारण बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप अगर कोई अगर जैसे कि जो गाड़ी है वो चलती है तो उसमें आप देखते हैं कि जो कीचड़ है वो हमेशा कीचड़ वाली सड़क पे चलते हुए टायर है वो ऊपर की तरफ टेंजेंट की तरफ कीचड़ को फेंकता है। तो इस कारण से क्या करते हैं, गाड़ी के जो ऊपर होता है टायर के ऊपर हम मड गार्ड का प्रयोग करते हैं। क्यों, ताकि वो कीचड़ ऊपर ना आ पाए, क्योंकि टेंजेंट की तरफ कीचड़ जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। या अगर हम किसी मेले में किसी चरखी में बैठे हुए तो आपने देखा होगा कि जैसे ही उस चरखी में हम ऊपर की तक पहुंचते हैं तो ऊपर तक पहुंचकर जब वो नीचे आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ को जा रहे हैं या हम ऊपर उड़ जाएंगे, हमें एक झटका महसूस होता है, बाहर की तरफ को एक झुकाव महसूस होता है। तो वो क्या है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो बॉडी मूवमेंट है वो ऊपर है और वो क्या कर सकता है, वो क्या करनी चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने बॉडी मूवमेंट में चेंज करें कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया जड़त्व। और जब अचानक से वो इधर को घूम जाएगा तो हमें एक झटका महसूस होगा।
जो जो बाहर की तरफ बल महसूस हमने किया है उसी को हमने कहा कि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिक अपकेंद्री बल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इतना ही है भाई आज के लिए, है ना। तो बल में आज हमने पढ़ा बल, ठीक है ना। जो बल है वो हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करता है, इस तरीके से पढ़ा हमने। लेट्स देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा बल यानी बल या फोर्स जो कि हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा हमने पढ़ा बल के प्रकार या टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने 4 प्रकार के बल पढ़े, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमने अलग अलग इनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो है आपका घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में भी हमने 3 प्रकार के पढ़े, आपका लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फोर्स एंड स्लाइडिंग फोर्स, ये 3 प्रकार के हमने आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े। उसके बाद इनकी लाभ और हानियां हमने देखी। उसके बाद हमने बात की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके बाद हमने बात की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फोर्स वाला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके आगे वाले चैप्टर पे कल हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट टेस्ट में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्लास, थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।